today we will start chapter 5 coal and petroleum. Okay, so let's read. We use various materials for our basic needs. Some of them are found in nature and some have been made by human efforts. So हम लोग जो है बहुत सारे मटेरियल्स अपनी बेसिक नीड्स है ना जो जरूरी होती हैं उनको पूरा करने के लिए मटेरियल्स का यूज करते हैं. ठीक है, तो उनमें से कुछ चीजें नेचर में पाई जाती हैं और कुछ ह्यूमंस के द्वारा बनाई जाती है ना. तो यहाँ पर एक एक्टिविटी दी हुई है आपको. यहाँ आपको एक लिस्ट बनानी है बहुत सारे मटेरियल्स की जो कि हम डेली लाइफ में यूज करते हैं और उसे आपको क्लासीफाई करना है कि कौन सा नेचुरल है और कौन सा मैन मेड है. ओके, नाउ डज दिस लिस्ट इंक्लूड एयर, वाटर, सॉइल एंड मिनरल्स? तो क्या इन लिस्ट में जो आपने बनाई है आप बनाएंगे इसको, ठीक है, तो आपने उसमें एयर, वाटर, सॉइल और मिनरल्स को इंक्लूड किया है. तो ये सारी चीजें हमें कहाँ से मिलती हैं? नेचर से मिलती हैं. इसीलिए इन्हें हम क्या कहते हैं? नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं. ठीक है, सिंस ऑल दीज आर obtained फ्रॉम नेचर दे आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज. वाटर है ना, एयर, सॉइल, मिनरल्स, ये सारी चीजें हमें नेचर से मिलती हैं. ओके, तो ये नेचुरल रिसोर्सेज कहलाते हैं. तो अब यहाँ बूझो कह रहा है कैन वी यूज ऑल अवर नेचुरल रिसोर्सेज फॉर एवर? क्या हम अपने सारे नेचुरल रिसोर्सेज को हमेशा यूज कर सकते हैं? सो कैन एयर, वाटर एंड सॉइल बी एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज? क्या एयर, वाटर और सॉइल ह्यूमंस के द्वारा समाप्त किया जा सकता है? एग्जॉस्टेड का मीन्स होता है समाप्त करना, है ना. ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से समाप्त हो सकते हैं, ये खत्म हो सकते हैं. तो ये आपने पहले ही क्लास 7th में पढ़ रखा है. ठीक है, तो अब यहाँ फिर एक क्वेश्चन है, इज वाटर अ लिमिटलेस रिसोर्स? वाटर जो है लिमिटलेस रिसोर्स है, मतलब वो बहुत सारा हमें हमेशा मिल सकता है. So, in the light of the availability of various resources in nature, natural resources can be broadly classified into two kinds. ठीक है, तो natural resources को इसीलिए two parts में divide किया गया है. ठीक है, inexhaustible natural resource और exhaustible natural resource. inexhaustible natural resource का मतलब होता है जो कभी खत्म नहीं हो सकते, वो वाले नेचुरल रिसोर्स, है ना. और एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स का मतलब जो खत्म हो सकते हैं, है ना. नेचुरल तो है, नेचुरल रिसोर्स से तो हमें मिलता है पर वो खत्म भी हो सकता है. ठीक है, तो इन एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स में आप देखें, दीज रिसोर्सेज आर प्रेजेंट इन अनलिमिटेड quantity in nature and are not likely to be exhausted by human activities. Examples are sunlight and air. तो ये रिसोर्सेज जो है ना, इनएग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज जो है वो अनलिमिटेड क्वांटिटी में नेचर में प्रेजेंट है. ठीक है, और ये ह्यूमन एक्टिविटीज के द्वारा भी खत्म नहीं किए जा सकते हैं, जैसे सनलाइट और एयर, है ना. सेकंड, एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज, इसमें क्या होता है कि ये नेचर में लिमिटेड मात्रा में होते हैं. ठीक है, लिमिटेड अमाउंट में होते हैं और ये ह्यूमन एक्टिविटीज के द्वारा खत्म किए जा सकते हैं, जैसे फॉरेस्ट, है ना. वाइल्ड लाइफ मतलब जो जंगली जीवन होता है ना, जंगली जीवन हुआ, जानवर हुए, वहां के रहने वाले लोग हुए. ठीक है, मिनरल्स मीन्स खनिज, कोल मीन्स कोयला, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये सारे एग्जॉस्टेड हैं. ठीक है, अब यहाँ एक एक्टिविटी दी हुई है, इस एक्टिविटी के बारे में आपको बता दूं कि इसमें 2-3 कंटेनर्स लिए गए हैं, है ना. उसमें फिर अलग अलग चीजें रखी गई हैं, जैसे ग्राम मीन्स चना, टॉफीज, पीनट्स, रोस्टेड पॉपकॉर्न वगैरह ये रखे गए हैं. ठीक है, अलग अलग कंटेनर में रखे गए हैं. अब उससे और हमें क्या करना है, जैसे एक कंटेनर में हमने रखा ग्राम, ओके, मीन्स चना. अब अगले 2 कंटेनर बना लें, उसी जो बड़े कंटेनर में जो चना रखा हुआ था अगले 2 में ट्रांसफर कर दें, फिर उन 2 के और भी हम बना लें. ठीक है, और उन दोनों कंटेनर के और 2-2 कंटेनर बना दें हम. ठीक है, अब उन 2 कंटेनर के ग्राम्स जो है वो उन 2 कंटेनर में ट्रांसफर कर दें. तो क्या होगा, ये जो बड़ा वाला कंटेनर है उसके जो ग्राम है वो एक समय ऐसा आएगा कि 3rd या 4th जनरेशन तक में वो चीज खत्म हो जाएगी, है ना. जो बड़े कंटेनर में जो ग्राम रखा हुआ था वो खत्म हो जाएगा. ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये एग्जॉस्टेड है ना. तो इसी तरह जैसे कोल है ना, कोल, पेट्रोलियम,
और नेचुरल गैस वगैरह जो है ये एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स है ना। जब इंसान इसका यूज करता जाएगा, एक जनरेशन यूज करेगी कोल का या नेचुरल गैस का या पेट्रोलियम का, फिर उसकी आने वाली जनरेशन भी यूज करेगी, फिर उससे आने वाली जनरेशन भी यूज करेगी। तो जो कोल और पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है, वो एक समय ऐसा आएगा कि वो सारे जो है वो खत्म हो जाएंगे। ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से वो सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। ठीक है, तो इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट सम एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज लाइक कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। ओके, इस चैप्टर में हम लोग कुछ एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज जैसे कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें डेड रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, मतलब जो सजीव जीव कहलाते हैं, जो है ना जिंदा जो जीव होते हैं, उनके जो डेड रिमेन्स है, मतलब जब वो मर जाते हैं है ना, तो वो एक जगह दफन हो जाते हैं। ठीक है, फिर उसके क्या कह सकते हैं हम, उससे ही समझ लो। ठीक है, तुरंत तो नहीं बनता, सालों लगते हैं, मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं उनको दूसरी चीजों में कन्वर्ट होने में। तो उन्हीं सब चीजों से कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस वगैरह बनाई जाती है। ठीक है, तो जो डेड रिमेन्स होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के, है ना, उन्हें फॉसिल्स भी कहा जाता है। ठीक है, और उनसे बनने वाले जो फ्यूल होते हैं, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये सब क्या है, फ्यूल है ना। फ्यूल मतलब ईंधन है ना, जिसका हम यूज करते हैं। ओके, तो वो सारे फिर फॉसिल फ्यूल्स कहलाते हैं। ओके, these were formed from the dead remains of living organism, means fossils. So these are all known as fossil fuel. तो देखें, सबसे पहला फॉसिल फ्यूल हमारा कौन सा है, कोल। कोल आप लोगों ने देखा होगा और सुना भी होगा। ठीक है, पहले ट्रेन वगैरह जो होती थी वो कोल से ही चलती थी, कोयले से ही चलती थी, है ना। तो कोयले भी जो होते हैं, कोल भी होता है, वो 2 टाइप का होता है। एक जो पत्थर वाला कोयला कहते हैं जिसको, है ना, जो बहुत देर तक चलता है, और एक तो ऐसे ही लकड़ी से बना दिया जाता है जो जल्दी खत्म हो जाता है। ठीक है, तो ये जो कोल है ये हार्ड होता है स्टोन की तरह, और ब्लैक होता है कलर में, आप देख सकते हैं इस कोल को। ठीक है, तो कोल जो है एक ऐसा फ्यूल है जिससे हम फूड कुक कर सकते हैं, है ना। रेलवे इंजन में भी इसका यूज किया जाता था स्टीम प्रोड्यूस करने के लिए, और स्टीम जब प्रोड्यूस होती थी तब फिर इंजन चलता था, है ना, और तब ट्रेन आगे बढ़ती थी। ठीक है, इट वाज यूज्ड इन रेलवे इंजन टू प्रोड्यूस स्टीम टू रन द इंजन। ठीक है, इसका यूज थर्मल पावर प्लांट्स में भी किया जाता है, थर्मल पावर प्लांट्स में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए। ठीक है, और कोल का यूज बहुत सारी इंडस्ट्रीज में भी होता है। तो अब स्टोरी ऑफ कोल, कोल कैसे आया। कोल तो हमने देख लिया, इसका यूज बहुत सारी जगह होता है ना, खाना बनाने में भी किया जाता है, ट्रेन्स में भी पहले यूज होता था। ठीक है, पावर प्लांट्स में भी यूज होता है। पर अब इसकी स्टोरी क्या है, स्टोरी ऑफ कोल। तो पहेली कहती है, वेयर डू वी गेट कोल फ्रॉम एंड हाउ इज इट फॉर्म्ड। हमें कोल मिलता कहाँ से है और ये बनता कैसे है। तो about 300 million years ago, the earth had dense forests in low-lying wetland area. Due to natural processes like flooding, these forests got buried under the soil. As more soil deposited over them, they were compressed. The temperature also rose as they sank deeper and deeper. Under the high pressure and high temperature, dead plants got slowly converted to coal. As coal contained mainly carbon, the slow process of conversion of dead vegetation into coal is called carbonization. ओके, तो यहाँ बताया जा रहा है कि लगभग 300 मिलियन ईयर्स एगो, 300 मिलियन ईयर्स पहले अर्थ जो था, अर्थ में मतलब डेंस फॉरेस्ट जो था, है ना, अर्थ है डेंस, अर्थ में बहुत घने घने जंगल थे। ठीक है, वेटलैंड एरिया भी थे, मतलब वेटलैंड एरिया मतलब नमी वाले, दलदल वाले एरिया कहा जाए। ठीक है, तो जब नेचुरल प्रोसेसेस हुई, जैसे फ्लडिंग, बाढ़ वगैरह आई, ठीक है, भूकंप वगैरह हुए, तो ये जो फॉरेस्ट थे वो मिट्टी के अंदर दब गए, खड़े खड़े दब गए। ठीक है, गिर कर दब गए, कुछ खड़े खड़े दब गए। तो दबने से क्या हुआ, उनके ऊपर और कई सालों से फिर मिट्टी पड़ती गई, दबे तो ऊपर से मिट्टी
आती गई आती गई आती गई, है ना, बहुत सारी मिट्टी जमा हो गई। अब जब बहुत सारी मिट्टी जमा हो गई तो अंदर का जो टेम्परेचर था, है ना, अंदर का टेम्परेचर वो भी बढ़ा। जो फॉरेस्ट थे वो बहुत अंदर चले गए, डीपर एंड डीपर। अब प्रेशर भी बढ़ा, ऊपर से टेम्परेचर भी बढ़ा, है ना। प्रेशर पड़ने के बाद आप जानते हैं, अब जब कोई चीज अंदर दब जाती है उसके बाद क्या होता है, ऊपर और मिट्टी जम जाती है, दूसरे पेड़ पौधे उग जाते हैं, बहुत सारी चीजें हो जाती है ना। तो जब प्रेशर पड़ा, ठीक है, तो अंदर का प्रेशर भी बढ़ा, टेम्परेचर भी बढ़ा। तो जो डेड प्लांट्स थे, है ना, जो पेड़ पौधे मर चुके थे, वो स्लोली स्लोली कोल में कन्वर्टेड होने लगे, ठीक है। और कोल में जो था मेनली क्या होता है, कार्बन होता है ना। सो तो स्लो प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ डेड वेजिटेशन का स्लो प्रोसेस कोल में कन्वर्ट होने का, ठीक है, वो क्या कहलाता है, कार्बोनाइजेशन। द स्लो प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ डेड वेजिटेशन इनटू कोल इज कॉल्ड कार्बोनाइजेशन, ठीक है। तो सिंस इट वाज फॉर्म्ड फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ वेजिटेशन, जबकि ये रिमेन जो वेजिटेशन वनस्पतियां थी, है ना, पेड़ पौधे वनस्पति सारे जो थे उनसे बना, ठीक है। तो इसीलिए कोल इज ऑल्सो कॉल्ड अ फॉसिल फ्यूल, ओके। तो इसीलिए उसे फॉसिल फ्यूल कहा जाता है ना। एक कोल माइन आपको ये दिखाई गई है, ये देखिए, कोयले की खदान नीचे, ठीक है। When heated in air, coal burns and produced mainly कार्बन डाइऑक्साइड गैस। जब कोल को जलाया जाता है एयर की प्रेजेंस में, है ना, तब उससे क्या निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, ठीक है। कोल इज प्रोसेस्ड इन इंडस्ट्री टू गेट सम यूजफुल प्रोडक्ट्स सच एज कोक, कोल टार एंड कोल गैस। फिर कोल का यूज इंडस्ट्रीज में किया जाता है कोक, कोल तार और कोल गैस बनाने के लिए, ओके। So tomorrow we will read about coke, okay, coke, coal tar, coal gas,